गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका वेलकम है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह समोत्पत्ति वक्र या समलागत रेखाएं हैं। समोत्पत्ति वक्र या समलागत रेखाओं से हम एक उत्पादक के लिए न्यूनतम लागत संयोग किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी अल्पकाल में उत्पादक जब प्रोडक्शन को बढ़ाता है तो वो किस प्रकार कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील रखकर प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, और अगर दीर्घकाल है तो वो प्रोडक्शन के सभी साधनों में चेंजेस करके उत्पादन को बढ़ा सकता है। अगर अल्पकाल में हम इन बातों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम या उत्पत्ति के नियम कहते हैं, और अगर दीर्घकाल आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पैमाने के प्रतिफल। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि पैमाने के प्रतिफलों को पढ़ने से पहले हमें समोत्पत्ति वक्रों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पैमाने के प्रतिफल बिना समोत्पत्ति वक्रों के अध्ययन किए बिना हम उसे नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहाँ हम समोत्पत्ति वक्र और समलागत रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अब समोत्पत्ति वक्र व समलागत रेखाओं के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, हम न्यूनतम लागत संयोग ज्ञात करेंगे एक उत्पादक के लिए। न्यूनतम लागत संयोग का क्या मतलब है कि एक उत्पादक के सामने प्रोडक्शन करने के लिए बहुत से साधन होते हैं, लेकिन उन साधनों को काम पर लगाने के लिए उसके पास निश्चित रकम या पैसा होता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्शन करने के लिए उत्पादक को लागतों को वहन करना पड़ता है, कॉस्ट वहन करनी पड़ती है, या हम इजी वर्ड में कहें खर्चे उठाने पड़ते हैं। तो समोत्पत्ति वक्रों की सहायता से हम एक उत्पादक के लिए वो कंडीशन ज्ञात कर सकते हैं जहां पर वह न्यूनतम लागतों से मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता है। क्लियर। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि समोत्पत्ति वक्र क्या होते हैं, समलागत रेखाएं क्या होती है। समोत्पत्ति वक्र और समलागत रेखाओं को जब एक साथ रखा जाता है तो किस प्रकार एक उत्पादक के लिए न्यूनतम लागत संयोग की कंडीशन हम क्रिएट कर सकते हैं। समोत्पत्ति वक्र और समलागत रेखाएं एग्जैक्टली उसी तरीके से काम करती हैं, या वही रूल इन पे लागू होता है जो हम तटस्थता वक्र विश्लेषण में पढ़ चुके हैं। उदासीनता वक्र विश्लेषण या तटस्थ वक्र विश्लेषण में हमने क्या पढ़ा था कि एक उपभोक्ता के लिए किस प्रकार एक साम्य की स्थिति हम प्राप्त करें जब उसके पास खर्च करने के लिए निश्चित आय है और उसको खरीदने के लिए दो ऑप्शन है, एक्स और वाई वस्तु। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि एक उत्पादक के पास, वहां हम उपभोक्ता की बात करते हैं, यहाँ हम उत्पादक की बात करेंगे। तो एक उत्पादक के सामने श्रम और पूंजी के विभिन्न संयोग हैं। वहां पर क्या था, एक्स और वाई वस्तु की विभिन्न मात्राओं के संयोग थे। यहाँ हम उत्पादक के संदर्भ में श्रम और पूंजी की विभिन्न मात्राओं के संयोगों की बात करेंगे जिनसे उत्पादन की एक निश्चित मात्रा उत्पादित की जा सकती है। देखिए, हम यह मान लेते हैं एक उत्पादक 10 इकाई x का उत्पादन करना चाहता है, तो 10 इकाई x के लिए पूंजी व श्रम के विभिन्न संयोग हैं। श्रम और पूंजी के विभिन्न संयोग है। यहाँ हम पूंजी या कैपिटल ले लेते हैं और यहाँ हम श्रम और जिसे हम लेबर कहते हैं, लेबर ले लेते हैं। पूंजी की 17 इकाई और श्रम की 2 इकाइयों से 10 इकाई x उत्पादित की जा सकती है, या फिर पूंजी की 11 इकाई, श्रम की 3 इकाई से भी 10 वस्तु x की इकाइयां उत्पादित की जा सकती है। इसी तरीके से पूंजी की 8 इकाई, श्रम की 4 इकाई से x वस्तु की 10 इकाइयां उत्पादित की जा सकती है। इसी तरीके से आगे ये संयोग है, 5 इकाई पूंजी और 6 इकाई श्रम से x वस्तु की 10 इकाइयां उत्पादित की जा सकती हैं। इसी तरीके से 3 इकाई और 9 इकाई श्रम, 3 इकाई पूंजी से x वस्तु की 10 इकाइयां उत्पादित की जा सकती है।
और लास्ट एक संयोग और ले लेते हैं हम, 2 इकाई पूंजी और 13 इकाई श्रम से x वस्तु की 10 इकाइयां उत्पादित की जा सकती है। तो एक उत्पादक मान लीजिए x वस्तु की 10 इकाइयां उत्पादित करना चाहता है, x वस्तु की 10 इकाइयां उत्पादित करना चाहता है, तो वह कुछ मात्रा पूंजी की लगाएगा, कैपिटल की लगाएगा, और कुछ मात्रा वह श्रम की लगाएगा। पूंजी और श्रम से x वस्तु की 10 इकाइयां उत्पादित की जा सकती है। यदि वह 17 इकाई पूंजी और 2 इकाई श्रम लगाता है तो भी 10x उत्पादित किए जा सकते हैं। अगर वह श्रम की ज्यादा मात्रा लगाना चाहता है तो वह पूंजी की कम मात्रा लगाने के ऑप्शन को फॉलो कर सकेगा। तो वह पूंजी की 11 इकाइयां और श्रम की 3 इकाइयों से 10 इकाई x उत्पादित कर सकता है, या उसके सामने एक ऑप्शन और हो सकता है कि वह पूंजी की 8 इकाई और श्रमिक की 4 इकाइयों से भी 10x उत्पादित कर सकता है। इस तरीके से 5 और 6 पूंजी और श्रम, 3 पूंजी, 9 श्रम, 2 पूंजी और 13 इकाई श्रम से भी 10 इकाइयां x की उत्पादित कर सकता है। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये उत्पादक के सामने 10 इकाई x उत्पादन के लिए पूंजी और श्रम के विभिन्न संयोग है। ठीक है, प्रत्येक संयोग से, चाहे वो ये संयोग हो चाहे ये संयोग हो, प्रत्येक संयोग से उत्पादन की मात्रा में कोई बदलाव नहीं होगा। संयोग चाहे 17-2 का ले चाहे 5-6 का ले, x वस्तु की 10 इकाइयां ही उत्पादित होंगी। लेकिन हर संयोग पर होगा क्या, पूंजी और श्रम की मात्रा बदल रही है। इस संयोग पर 17 और 2 है, इस संयोग पर 5 और 6 है, और इस वाले संयोग पर 2 और 13 है। क्लियर बात? इस सारणी से एक बात और क्लियर हो रही है कि यदि उत्पादक पूंजी की मात्रा को बढ़ाता है तो उसे श्रम की मात्रा को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और अगर वह पूंजी की मात्रा घटाता है तो उसे श्रमिक इकाइयों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस प्रकार एक उत्पादक के सामने 10 इकाई x उत्पादित करने के लिए ये सारे संयोग हैं। वह 10 इकाई x उत्पादित करने के लिए इन संयोगों में से कोई सा भी संयोग काम में ले सकता है। इन्हीं संयोगों के आधार पर एक उत्पादक के लिए समोत्पत्ति वक्र या सम उत्पाद वक्र बनाया जाता है। सम उत्पाद यानी कि समान उत्पाद। ये x अक्ष है, यह y अक्ष है। यहां पर हम श्रम की इकाइयां लेते हैं और यहां हम पूंजी की इकाइयां लेते हैं। ठीक है, पूंजी और श्रम की विभिन्न इकाइयों के विभिन्न संयोगों से एक ग्राफ बनाया गया है जो कि समोत्पत्ति ग्राफ है, जिसका नाम हमने आई रख दिया है। यह ग्राफ क्या कहता है, यह ग्राफ यह कहता है कि इस ग्राफ के प्रत्येक बिंदु पर उत्पादन की मात्रा समान है या एक जैसी है, लेकिन प्रत्येक बिंदु पर पूंजी और श्रम की इकाइयां अलग अलग है। मान लीजिए यहां हम एक बिंदु लेते हैं A, यहां हम एक बिंदु लेते हैं B। A पर भी प्रोडक्शन 10x है और B पर भी प्रोडक्शन 10x है, लेकिन A पर पूंजी की मात्रा OCOL है। पूंजी की मात्रा कितनी है A पर, OC, और श्रमिक की मात्रा कितनी है, OL। लेकिन B बिंदु पर पूंजी की मात्रा OC1 और श्रमिक की मात्रा OL1 है। तो क्या बात समझ में आई कि एक समोत्पाद वक्र क्या होता है, एक समोत्पाद वक्र श्रम व पूंजी की मात्राओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। प्रत्येक संयोग पर उत्पादन की मात्रा तो समान रहती है, लेकिन पूंजी और श्रम की मात्रा बदलती जाती है, जैसा कि सेम हमने प्रोडक्शन उसमें पढ़ा था, उदासीनता वक्र विश्लेषण में। अब देखिए समोत्पत्ति वक्रों की क्या विशेषताएं होती हैं।
यहाँ श्रमिक है, यहाँ कैपिटल है यानी कि पूंजी है। ये एक समोत्पाद वक्र है जो क्या कहता है कि चाहे उत्पादक प्रोडक्शन के लिए बिंदु ए चूज करे, चाहे बिंदु बी चूज करे या बिंदु सी चूज करे, ए बी सी तीनों ही बिंदुओं पर जो प्रोडक्शन है उसकी क्वांटिटी या उसकी मात्रा इक्वल है। लेकिन ए बिंदु पर पूंजी और श्रम का अलग संयोग है, बी बिंदु पर कैपिटल थोड़ा कम यूज होगा और लेबर थोड़ा ज्यादा यूज होगा, सी पॉइंट पर कैपिटल बहुत कम यूज होगा और लेबर बहुत ज्यादा यूज होगा। लेकिन अगर इस समोत्पाद वक्र से ऊपर कोई ग्राफ हम बना देते हैं जिसका नाम हम I2 रख देते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि I2 वक्र के प्रत्येक बिंदु पर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो I वक्र के प्रत्येक बिंदु पर हो रहे प्रोडक्शन से ज्यादा है। क्लियर? यानी कि जितना ज्यादा ऊंचा समोत्पाद वक्र होगा उतना ही ज्यादा उत्पादन की मात्रा दर्शाई जाएगी या उत्पादन की मात्रा होगी। क्लियर? समोत्पाद वक्र की एक विशेषता और यह होती है कि यह मूल बिंदु कौन सा? ये जिससे एक्स अक्ष और वाई अक्ष निकलते हैं, तो मूल बिंदु की ओर ये क्या होते हैं? उन्नोत्तर होते हैं। उन्नोत्तर का मतलब होता है इनका जो झुकाव ऐसा होता है। ये तो हो गया उन्नोत्तर, ठीक है। और अगर मान लीजिए ग्राफ ऐसा है तो ये हो गया नतोदर। क्लियर? तो समोत्पाद वक्र क्या होते हैं? वो मूल बिंदु के प्रति उन्नोत्तर होते हैं। पहली बात, मूल बिंदु की ओर उन्नोत्तर होते हैं, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये होती है कि समोत्पाद वक्र ऋणात्मक ढाल के होते हैं यानी कि नीचे गिरते हुए होते हैं। तीसरी बात ये होती है कि इस वक्र पर श्रम की पूंजी के लिए प्रतिस्थापन की दर, तकनीकी प्रतिस्थापन की दर कैसी होती है? गिरती हुई होती है। दोबारा सुनिए, इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर श्रम की पूंजी के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन की दर कैसी होती है? गिरती हुई होती है। या फिर पूंजी की श्रम के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन की दर है वो गिरती हुई होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर उत्पादक अपने उत्पादन की टेक्निक में चेंज करता है और टेक्निक को चेंज करते हुए श्रम की मात्रा को बढ़ाता है, पूंजी की मात्रा को कम करता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में होगा ये कि जैसे जैसे श्रम की प्रति इकाई में वृद्धि की जाएगी तो पूंजी को छोड़ने की जो गति है या पूंजी के त्याग की जो गति है वो कम होती जाएगी। इसी तरीके से उत्पादक अपने उत्पादन की टेक्निक में चेंज यह करता है कि वह पूंजी की मात्रा को बढ़ाना चाहता है और श्रम की मात्रा को घटाना चाहता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में होगा ये कि जैसे जैसे प्रति इकाई पूंजी में वृद्धि की जाएगी तो श्रम को छोड़ने की जो दर है वो कम होती जाएगी। इसे ग्राफ से शो करते हैं। यहाँ हम श्रम ले लेते हैं, यहाँ हम पूंजी ले लेते हैं। ये हमारा एक समोत्पाद वक्र है। मान लीजिए उत्पादक किसी ए बिंदु पर प्रोडक्शन कर रहा है। ए बिंदु पर प्रोडक्शन का मतलब है कि मान लीजिए वो 10x इकाइयां उत्पादित कर रहा है, लेकिन यहाँ पर होने का मतलब ये है कि श्रम की OL और पूंजी की OC1 मात्रा प्रयोग करके 10 इकाई X उत्पादित कर रहा है। अगर उत्पादक अपनी तकनीक में चेंज करना चाहता है, अपने उत्पादन की जो टेक्निक है उसको बदलते हुए उसमें श्रमिकों की संख्या ज्यादा करना चाहता है और पूंजी कम करना चाहता है, रीजन कुछ भी हो सकता है, तो वह जैसे जैसे श्रम की इकाइयों को बढ़ाएगा तो ऑब्वियसली उसको पूंजी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि पूंजी को छोड़ने की जो गति है जिसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं तकनीकी प्रतिस्थापन की दर,
वो क्या है, कम होती जाएगी या गिरती जाएगी। देखिए यहाँ पर OL1, OL2, OL3 सबके बीच की दूरी समान ली है, जिसका मतलब ये है कि प्रति इकाई श्रमिक में वृद्धि। हम परिवर्तन की दर किस पे देखते हैं, प्रति इकाई पे देखते हैं, इसलिए हमने बराबर दूरी को प्रति इकाई मान लिया है। प्रारंभ में प्रोडक्शन के लिए समोत्पाद वक्र पर ए बिंदु का चयन किया जाता है, तो जिसका मतलब होगा कि श्रमिक की OL1 और पूंजी की OC1 मात्रा का प्रयोग हो रहा है। अगर उत्पादक पूंजी की मात्रा को कम करता है और श्रमिक की मात्रा को बढ़ाता है, श्रमिक की मात्रा को OL1 से OL2 पर लाता है, तो उसे पूंजी की कुछ मात्राएं छोड़नी पड़ेगी और पूंजी की मात्रा छोड़ी गई कितनी है, C1, C2। दोबारा श्रमिक की मात्रा में वृद्धि करने पर उसे पूंजी की कुछ मात्रा छोड़नी पड़ेगी और पूंजी कितनी छोड़ी अब उसने, C2, C3। पुनः सेम प्रोसेस करने पर उसे हर बार श्रम की इकाइयां बढ़ाने के लिए पूंजी की कुछ इकाइयां छोड़नी पड़ेगी। और अगर आप ग्राफ को गौर से देखें तो हर बार समान इकाई x में वृद्धि करने के लिए y की जो मात्रा छोड़ी जा रही है उनमें लगातार कमी होती जा रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है श्रम की पूंजी के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन की दर क्या है, घटती जा रही है या कम होती जा रही है। अगर आप पूंजी की प्रति इकाई वृद्धि करते जाओगे और श्रम को छोड़ते जाओगे तो सेम रिजल्ट आएगा। इसका मतलब ये है कि समोत्पाद वक्र पर एक साधन की दूसरे साधन के लिए, अब वो साधन कुछ भी हो सकता है, एक साधन की दूसरे साधन के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, घटती हुई होती है। क्लियर? तो ये हमारा एक समोत्पाद वक्र है। अब हम बात करते हैं एक उत्पादक के दृष्टिकोण से। अगर आप एक उत्पादक हैं, ठीक है, आप एक उत्पादक हैं, तो आपको यह पूछा जाए कि आपके सामने ये 3 समोत्पाद वक्र हैं, तो आप कौन से समोत्पाद वक्र पर रहकर प्रोडक्शन करना चाहोगे? तो आप यह चाहोगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा ऊंचे समोत्पाद वक्र पर रहकर प्रोडक्शन का कार्य करूं, क्योंकि जितने ज्यादा ऊंचे समोत्पाद वक्र पर रहकर प्रोडक्शन का कार्य होता है उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन की वैल्यू होती है। इसलिए उत्पादक हमेशा ऊंचे से ऊंचे समोत्पाद वक्र पर पहुंचकर ही प्रोडक्शन का कार्य करना चाहता है, लेकिन उसके इस प्रोडक्शन के कार्य का उसका जो एक सीमा है, एक उसको बजट रोकता है। कौन सा बजट रोकता है कि उसके पास खुद के पास कितनी मनी है प्रोडक्शन करने के लिए। क्यों? उत्पादन तो बहुत बड़ा चाहता है। कोई भी मान लीजिए व्यक्ति अपनी कोई फैक्ट्री खोलता है, कोई भी कारखाना खोलता है किसी भी तरीके का, चाहे वो रेडीमेड कपड़ों का हो चाहे फर्नीचर का हो, तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन करना चाहता है। ठीक है, वो चाहता है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन को ये कंडीशन बता रही है कि वो ऊंचे से ऊंचे समोत्पाद वक्र पर पहुंचना चाहता है। लेकिन वो प्रोडक्शन एक्चुअल में करेगा कितना, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पास खुद के पास कितना बजट है और श्रम और पूंजी की लागत कितनी है। क्लियर? श्रम और पूंजी की लागत मान लीजिए बहुत ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में वो उत्पादन कम करेगा, और अगर श्रम और पूंजी की लागत ऐसी है कि उसे वहन करने के लिए उसके पास प्रॉपर मनी है, तो वो ऊंचे से ऊंचे समोत्पाद वक्र पर जाकर ही प्रोडक्शन का कार्य कर सकेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सम लागत रेखाओं की, फिर हम एक उत्पादक के लिए न्यूनतम लागत संयोग को चुनेंगे, उसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, किताब लाइए, किताब पढ़िए। जिन स्टूडेंट्स ने बुक नहीं खरीदी है वह व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत आपकी किताब है, ये ले सकते हैं। BL ओझा की ले सकते हो, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की ले सकते हो। किसी भी बुक से आप पढ़िए, बुक लेके आइए और जो हम आपको वीडियो में बताते हैं उसे एक बार किताब से
जरूर पढ़िए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे समलागत रेखाओं की।